हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमर के कमरे से आज भी सिसकियों की आवाजें आ रही थी। शायद आज भी एक जान अंदर तड़प कर रो रही थी। शायद आज भी वो जान खुद से ये सवाल कर रही थी कि आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ। सिमर एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था और उसका बाप हमेशा नशे में धुत रहता। सिमर के लिए ये जिंदगी काटना किसी बड़ी मुसीबत जैसा था, लेकिन उसके मन में एक आस अभी भी बाकी थी कि शायद शादी के बाद सब बदल जाएगा। और यही तो होता आया है। हर लड़की यही सपने देखती है कि शादी के बाद सब अलग होगा। ऐसा ही ख्याल और ख्वाब था कहानी की पात्रा सिमर का। सिमर के घर में शहनाई बज रही थी। बारात द्वार पर आ चुकी थी। सिमर शीशे के सामने बैठकर खुद को निहार रही थी। एक घबराहट थी उसके मन में कि जब वो नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है तो उससे कोई कमी ना रह जाए। हजारों उम्मीदों और सपनों के लहंगे को पहनकर, नई आशाओं की लाली अपने होठों पर सजाकर, नई जिंदगी की महक का गजरा अपने बालों पर लगाकर वो शादी के मंडप पे बैठने के लिए जाती है। और उसे सामने दिखता है राहुल। जी हाँ, राहुल, जिसे कभी उसने देखा नहीं था, क्योंकि ये रिश्ता उसके पिता ने बिना उससे पूछे तय किया था। और राहुल को देखकर वो अपने मन में कहती है, वैसे ये उम्र में थोड़े बड़े लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मम्मी भी तो पापा से 10 साल छोटी थी। ये 7-8 साल बड़े हैं तो भी ठीक है। मैं इन्हें हमेशा खुश रखूंगी और इनका खूब ख्याल रखूंगी। खुद से ये वादा करके सिमर अग्नि को साक्षी मानकर राहुल से शादी करती है और अपने ससुराल आती है, जहाँ कोई नहीं था, बस राहुल और उसकी बहन रहा करती थी। राहुल के इंतजार में सिमर सच कर सुहागरात की सेज पर नजरें झुकाए बैठी थी। राहुल धीमे कदमों के साथ उसके करीब आकर दरवाजा बंद करता है और उसके करीब जाने लगता है कि तभी लड़खड़ाकर वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। सिमर उसे देखकर हैरानी से कपकपाती आवाज में उसके पास जाकर उससे पूछती है, आप पीकर आए हैं, पर मुझे नहीं पता था कि आप शराब भी पीते हैं। ये सुनकर राहुल के अंदर से एक अजीब सा शैतान बाहर आता है और वो उस पर हाथ उठाकर उसे एक थप्पड़ मारता है, जो उसके गाल और उसकी अंतरात्मा दोनों को लगता है। जिसके बाद राहुल उसके साथ बहुत मारपीट और जबरदस्ती तक करता है और अगली सुबह उठकर काम पर निकल जाता है। सिमर सारा दिन अपने घर में बैठकर अपनी जिंदगी से ये सवाल करती है कि उसकी शादी से पहले वाली जिंदगी बदतर थी या ये है। दिन गुजरते हैं और सिमर के होठों पर एक खामोशी छा जाती है। राहुल कभी उससे प्यार से बात तक नहीं करता था। रोज पीकर आता और उसके साथ मारपीट करता, जबरदस्ती करता। सिमर रोज खुद को समेटती और रोज टूट कर बिखर जाती। रही बात उसकी ननद की, तो उसका ना होना बराबर सा था। एक दिन सिमर की तबीयत अचानक खराब होती है और उसे मालूम पड़ता है ये बच्चा मेरी और राहुल की जिंदगी में नए रंग भर देगा। कितनी खुश हूँ मैं ये जानकर कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वो कितना खुश होंगे, शायद वो शराब पीना भी छोड़ दे। सिमर को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और उसके वीरान सपनों और अरमानों को एक नई उम्मीद नजर आती है। और ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये सब सोचकर सिमर नई साड़ी पहनकर तैयार होती है और राहुल की राह तकती है कि वो कब आएगा और वो अपनी जिंदगी की नई रोशनी के बारे में उसे बताएगी। सिमर ये बात अपनी ननद को तो बता चुकी थी, जो शायद राहुल से ज्यादा खुश थी कि सिमर माँ बनने वाली है। इंतजार में रात के 1 बज जाते हैं और सिमर की ननद अब सो चुकी थी। सिमर अभी भी टकटकी लगाए राहुल का इंतजार कर रही थी कि वो कब आएगा। इंतजार में उसकी आंखें भारी होती है और वो बाहर हॉल में ही सो जाती है। तभी राहुल रोज से ज्यादा नशे में घर आता है और अपनी लात को जमीन पर इंतजार में बैठी सिमर के मुंह पर लगाकर कहता है, ए उठ,
जब देखो घर में पड़ी रहती है। तू बोझ है मेरी जिंदगी पर। अरे आप आ गए, चलिए आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। ये सुनकर राहुल उसके बाल पकड़कर खींचता है और अपने शैतान को उजागर करके उससे कहता है, अच्छा अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं बताता हूँ। बस इतना कहकर राहुल अपनी बेल्ट निकालकर बिना सिमर की बात सुने उसे बहुत मारता है और उसके बाल पकड़कर उसे उठाकर जमीन पर पटकता है और सिमर पीठ के बल जाकर गिरती है। और उस समय बस वो नहीं गिरती, उसका बच्चा भी गिर जाता है। राहुल सिमर का बहता खून देखकर डर जाता है और अपनी बहन को जगाकर उसे लेकर उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। वैसे तो सिमर डॉक्टर को बता देती है कि वो अपनी गलती से गिरी है ताकि उसके सुहाग यानी राहुल पर आंच न आए। क्या करे, सिमर एक गृहस्थ औरत जो थी और पति पत्नी के बीच मारपीट होना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस दिन कुछ नया हुआ। राहुल उसके पास उसके वार्ड में आया और उसके हाथ को अपने हाथों में थाम कर बोला, सिमर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करता हूँ अब से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और 3 महीने में ही तुम्हारे पेट में फिर से हमारा बच्चा होगा, मेरा बच्चा। सिमर के पति के ये लफ्ज सिमर को एक झूठी ही सही लेकिन उम्मीद देते हैं कि शायद राहुल सुधर चुका है। अब सिमर की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। राहुल उसे प्यार करता, उसका ख्याल रखता और हाँ, उसकी ननद अब गुमसुम थी। शायद उसे सिमर के बच्चे के जाने का दुख था। क्या करे, वो होने वाले बच्चे की बुआ जो होती उसकी उदासी लाजमी थी। एक दिन सिमर और राहुल एक साथ होते हैं तो सिमर राहुल से सवाल कर ही लेती है, राहुल जी एक बात पूछूं, ये ननद जी किसी से बात क्यों नहीं करती? जब देखो गुमसुम रहती हैं। मैंने बस उनको उस दिन खुश देखा था जब मैंने उन्हें बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर अब वो उदास ही रहती है। ये सुनकर राहुल जवाब देता है, क्या तुम भी हमारी बातें करो ना? अच्छा तुमने क्या बताया? वो तुम्हारे बच्चे की बात सुनकर खुश थी, तो चलो फिर से उसे खुशी देते हैं और हम अपना बच्चा प्लान करते हैं। ये सुनकर राहुल सिमर की बातों को नजरअंदाज करके सिमर के करीब आता है। लेकिन कहते हैं खुशियों की भी सीमा होती है और दुख आने से पहले जिंदगी में बहुत सी खुशियां आती है और अब खुशियां तो आ गई थी, इसीलिए दुख आने बाकी थे। सिमर को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात जानकर उसकी ननद फिर से खुश हो जाती है और सिमर को गले से लगा लेती है। राहुल भी ये बात जानकर सिमर का माथा चूम लेता है। कितनी खुश थी सिमर। लेकिन सिमर अपने कमरे में आराम कर रही थी और राहुल एक दिन फिर से शराब पीकर आता है। सिमर की ननद आशा दरवाजा खोलती है और उसे नशे में देखकर उससे पहली बार कुछ बोलती है और वो लफ्ज थे, तुम फिर पीकर आ गए। इस बार तुम्हारी वजह से तुम्हारा और मेरा बच्चा मरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे अपने खून के लिए मैं तुम्हारी बीवी होकर भी तुम्हारी बहन बनकर इस घर में रह रही हूँ। बस जल्दी से हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, मैं उसे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। कसम से वो तुम्हारे करीब आती है ना तो मेरा खून खौल जाता है। उसके बाप को भी सब पता था, लेकिन तब भी उसने हमको अपनी बेटी बेच दी। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। सिमर भी राहुल के कदमों की आहट सुनकर बस दरवाजा खोलने आई ही थी कि ये सब सुनकर उसके गमों की आंधी का दरवाजा खुल जाता है और उसकी सब खुशियों को और सपनों को कहीं उड़ा कर ले जाता है। ऐसे में उसका कोई अपना था तो बस उसके पेट में पल रहा उसका खुद का बच्चा। वो खुद से वादा करती है कि इस बच्चे को वो कुछ नहीं होने देगी और कहीं नहीं जाने देगी। जिसके बाद वो अगले दिन सुबह सुबह ही कहीं चली जाती है और आशा राहुल विचलित हो जाते हैं कि कहीं सिमर अपना बच्चा लेकर भाग तो नहीं गई। लेकिन इस बार सिमर वापस आती है, लेकिन अकेले नहीं, पुलिस के साथ। सिमर ने तो बहुत सहन कर लिया था, बस अब और नहीं। झूठी जिंदगी और नहीं, घरेलू हिंसा और नहीं,
शादी में धोखा और नहीं, बच्चे की मौत और नहीं। पुलिस आकर उन दोनों को हथकड़ी लगाती है और सिमर कहती है, क्या सोचा था आपने कि औरत कमजोर होती है? आप उसके साथ मारपीट करोगे और वो बस सहती रहेगी। आपने मेरे बच्चे को मारा, लेकिन मैंने सोचा आप सुधर जाओगे, लेकिन आप नहीं सुधरे। मुझे बाप शराबी मिला जिसने मुझे ही आप जैसे अमीर लोगों को बेच दिया, लेकिन मेरा बच्चा बिकाऊ नहीं है, मेरी खुशियां बिकाऊ नहीं है। और तुमको शर्म नहीं आई आशा, एक दूसरी लड़की की जिंदगी खराब करते हुए? अरे तुमने तो भाई बहन के रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। ननद भाभी और पति पत्नी का रिश्ता तो दूर की बात था। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। इंस्पेक्टर उन दोनों को ले जाता है। अब सिमर अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। उसके पास उसके आगे की जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए उसकी आने वाली संतान जो थी। खुद के लिए आवाज उठाकर आज सिमर बहुत खुश थी। एक शांत मुस्कान थी उसके लबों पर। लेकिन अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि सिमर अकेली कैसे इस दुनिया से लड़कर अपने बच्चे को पालेगी। खुशबू वैसे तो काफी सीधी सादी और खुश मिजाज लड़की थी, मगर अपने रंग और मुंह से बाहर निकले 2 दांतों की वजह से अपना मजाक बनता देखकर वो अक्सर ही उदास हो जाया करती थी और खुदकुशी करने की भी कोशिशें किया करती थी। मगर अपनी छोटी बहन सुजाता के बारे में सोचकर वो खुद को ऐसा करने से रोक लेती थी। देखते ही देखते वो 28 साल की हो जाती है। उसके रिश्तेदारों को खुशबू की शादी की चिंता सता रही थी, मगर कोई भी लड़का उसे देखने आता तो उसका रंग और चेहरा देखकर निराश हो जाता। एक दिन वो इसी वजह से अपने घर में एक कोने में बैठकर रो रही होती है। सुजाता को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है और वो खुशबू के आंसू पोंछकर बोलती है, दीदी मुझे पता है आप क्यों रो रही हो, और मैं आपको बता दूं कि रोने से किसी चीज का सलूशन नहीं निकलता। तो क्या करूं सुजाता, तू ही बताना। इस काले रंग और बाहर निकले दांतों की वजह से पूरी सोसाइटी और कॉलेज में मेरा मजाक बना हुआ है और इसके कारण मेरी शादी भी तो नहीं हो रही। दीदी मैं आपकी जितनी बड़ी और समझदार तो नहीं हूँ, मगर एक बात काफी अच्छे से समझती हूँ कि इस दुनिया में 9 अरब लोग हैं, उनमें से कोई तो ऐसा होगा जो सिर्फ आपके लिए बना होगा। सो जस्ट वेट फॉर हिम। सुजाता, एक तू ही तो है जो मुझे समझ पाती है। दीदी आप बड़ी बहन हो मेरी, इसलिए अब इस उदासी को छोड़कर अपनी पढ़ाई में लग जाओ, एग्जाम आने वाले हैं आपके। सुजाता के मुंह से ऐसा सुनकर खुशबू उत्साहित हो जाती है और अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लग जाती है और उसके एग्जाम्स भी काफी अच्छे जाते हैं और एग्जाम्स के रिजल्ट में अपनी रैंकिंग देखकर खुशबू काफी खुश होती है। वो खुशखबरी देने अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, सुजाता, मैं तेरे लिए एक बहुत मजेदार खुशखबरी लाई हूँ। क्या बात है दीदी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हो। पहले आप मुझे खुशखबरी दो, फिर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। जरूर दूंगी, मगर उससे पहले तू अपनी खुशखबरी सुना। नहीं दीदी, ये गलत बात है, पहले आप सुनाओ। अरे मेरा लॉ का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया। ले, मैंने तो अपनी खुशखबरी सुना दी, अब तू भी सुना दे। दीदी मुझे एक काफी कमाल की मैट्रिमोनियल साइट मिली है, वहाँ आपके लिए एक अच्छा लड़का मिल सकता है। तो देरी किस बात की, बना दे फिर मेरा भी प्रोफाइल। ऐसा कहकर सुजाता मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर खुशबू की प्रोफाइल बना देती है और कुछ अच्छी फिल्टर्स वाली फोटोज भी अपलोड करती है। धीरे धीरे कई लोग उसकी प्रोफाइल को देखते हैं और जब असल में उससे मिलने आते हैं तो निराश होकर लौट जाते हैं। मगर एक दिन सचिन नाम का एक लड़का उसे कॉल करता है और उससे मिलने की ख्वाहिश करता है। खुशबू तैयार हो जाती है। जब सचिन उससे मिलता है तो उसके चेहरे को देखकर उसे थोड़ी निराशा होती है, मगर जब वो खुशबू से बातें करता है तो उसे लगता है कि उसे खुशबू से ही शादी करनी चाहिए। पैसों की तंगी की वजह से दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के अगले दिन सचिन की माँ लक्ष्मी खुशबू का चेहरा देखकर चौंक जाती है। अरे वो नाच पिटे, ये किसे प्यार लाया? क्या हो गया माँ? ना इसकी शक्ल सूरत है, ना कोई रंग रूप। माँ, आजकल के जमाने में ये रंग रूप और जात पात कौन देखता है? जात पात तो चल जाता, जरा खुद ही देख इस शक्ल को, कैसा जला हुआ भटूरे जैसा चेहरा लगता है इसका और फावड़े जैसे दांत। माँ, आप उसे ऐसा नहीं कह सकती, वो मेरी पत्नी है। सचिन,
ये मत भूल कि मैं तेरी माँ हूँ और तूने इस लड़की से शादी करके पूरे खानदान में मेरी नाक कटवा दी। माँ जो भी हो वो मेरी पसंद है। अपनी बात पूरी करके सचिन वहाँ से चला जाता है, मगर खुशबू एक कोने में खड़ी होकर ये सब सुन लेती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। खुशबू के रोने की आवाज सुनकर सचिन जल्दी से भागता हुआ कमरे में जाता है और खुशबू को चुप करवाता है और उसे बड़े प्यार से बोलता है, खुशबू अपना ये रोना धोना बंद करो। तुम ऐसे लोगों की बात सुनकर खुद को डिमोटिवेट क्यों कर लेती हो? क्या करूं सचिन, मैं खुद को रोने से रोक ही नहीं पाती। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की। भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। तुम भगवान पर भरोसा रखो और मजाक उड़ाने वाले लोगों को जवाब देना सीखो। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती। वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें लोगों को जवाब देकर सबक सिखाना है और एक चैन की जिंदगी जीनी है, या फिर अपनी जिंदगी के हर दिन लोगों के ताने सुनकर घुट घुट के गुजारने हैं। मैं यूँ रोज रोज घुट घुट कर नहीं जी सकती। तो खुशबू फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं हर उस इंसान को सबक सिखाऊंगी जो मेरे रंग और मेरे दांतों का मजाक उड़ाता है। सचिन किसी तरह उसे समझा बुझाकर चुप करवा देता है और अपनी बातों से मोटिवेट करता है, जिसके बाद खुशबू अपने नए कोर्स की पढ़ाई में लग जाती है और अब उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन कॉलेज के एक फंक्शन में जब वो स्पीच दे रही होती है, तभी कुछ छिछोरे उसे काली कलोटी जैसे नामों से चिढ़ाते हैं। स्पीच खत्म होने के बाद खुशबू बड़े ही गुस्से से उन लड़कों के पास जाती है और उनमें से एक का कॉलर पकड़कर बोलती है, हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है तुझे मेरे काले होने से? खुशबू का गुस्सा देखकर लड़के काफी डर जाते हैं और डरते हुए एक लड़का बोलता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तभी तो तू मेरे स्पीच के बीच में चिल्ला रहा था। मैं नहीं था वो। झूठ मत बोल। ऐसा कहकर खुशबू उस छिछोरे लड़के को एक जोरदार तमाचा मारती है। लड़के को चाटा पड़ने के बाद काफी सारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है और फिर खुशबू पुलिस को कॉल कर देती है, जो कि उस लड़के को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और फिर से स्टेज पर जाकर वो स्पीच देने लगती है। दोस्तों, साथियों, आप सबने देखा कि कैसे कुछ छिछोरे लड़कों ने मुझे परेशान किया, मेरे रंग और मेरे दांतों का मजाक बनाया। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल से मैं कुछ ऐसे ही लोगों की बातों को सह रही थी, लेकिन अब उसकी हद पार हो चुकी है और मैंने अब अपने लिए आवाज उठाना भी सीख लिया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार के लोग हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और वो उन समस्याओं के साथ ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोगों की वजह से वो डिप्रेशन में इतना ज्यादा चले जाते हैं कि वो आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठा लेते। किसी को भी हमारे साथ ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हैं। उन्हें कम से कम 10 साल की जेल करवा सकती हैं। आमतौर पर गांव से आई लड़कियां जो कि शहर में कुछ काम करने आती हैं, उन्हीं के साथ ज्यादातर ऐसा होता है। तो ध्यान रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आप अपनी आवाज को आगे लाइए। हम सब मिलकर इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। ये भाषण सुनने के बाद खुशबू का भाषण अखबार में छपता है और कई सारे टीवी चैनल पर भी उसका इंटरव्यू दिखाया जाता है। कुछ दिनों बाद राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा खुशबू को महिला विभाग में एक पद प्रदान किया जाता है और उसे सम्मानित भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।